दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है। हालात इतने खराब हैं कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 3 यानी कि ग्रैप के तीसरे चरण को लागू करना पड़ा। आज से दिल्ली NCR में ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत इमारतों और सड़कों के निर्माण, तोड़फोड़ से जुड़े हुए तमाम काम बंद कर दिए गए हैं। खनन, पत्थरों की कटिंग, धूल फैलाने वाले तमाम गतिविधियों को रोक दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि साल दर साल इस तरह की सर्जरीज, इस तरह के मेजर्स उठाने के बावजूद दिल्ली की हवा को हम क्यों साफ नहीं कर पाए हैं? क्या ये प्रकृति से मिला ऐसा आप श्राप कहें या फिर ऐसा जियोग्राफिकल ट्रैप कहें कि जिसे अब दिल्ली वालों को अपनी नियति मान लेना चाहिए, या फिर कमियां कहीं इम्प्लीमेंटेशंस में हैं, पॉलिसी निर्माण में हैं, उनके क्रियान्वयन में हैं? कहाँ दिक्कत है, कहाँ चूक हो रही है? क्या ये एक ऐसा समस्या बन चुका है, ऐसा प्रश्न बन चुका है जिसका कोई उत्तर नहीं है, जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, जिसे अनिर्वचनीय कहा जाए? क्या ये ऐसी परिस्थिति आ गई है, या बात दरअसल इच्छा शक्ति और कोऑर्डिनेशन की है? करेंगे इस पर चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले रिपोर्ट देखिए, लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। राजधानी दिल्ली इस समय एक गैस चेंबर में बदल चुकी है। जहरीली हवा में सांस लेना एक चुनौती बन गया है और सर्दियों के साथ हवा में घुलता जहर हालात को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि दिल्ली सरकार को प्राइमरी स्कूल बंद करने का आदेश देना पड़ा। मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्लासेस ऑनलाइन चलाई जाएंगी। दिल्ली में प्रदूषण को काबू करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। इसके तहत कड़े कदम उठाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ से जुड़ी सभी गतिविधियां बंद रहेंगी। सरकारी निर्माण जैसे सड़क निर्माण, सीवर आदि के काम जारी रहेंगे। BS3 डीजल और पेट्रोल वाहनों पर दिल्ली में प्रतिबंध रहेगा। BS6 डीजल बसों, CNG और EV यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को छूट दी गई है। पड़ोसी राज्यों से डीजल बसों का राजधानी में प्रवेश बंद कर दिया गया है। जरूरी सामान, एम्बुलेंस और अन्य आवश्यक सेवाओं को पाबंदी से बाहर रखा गया है। खनन, पत्थर कटाई और अन्य धूल बढ़ाने वाले काम पूरी तरह से बंद रहेंगे। सड़कों पर पानी का छिड़काव तेज किया जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण संबंधी पाबंदियों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके लिए 84 टीमें तैनात की गई हैं, जो हर गतिविधि पर नजर रखेगी। उल्लंघन करने वालों पर 20,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हर साल सर्दियों में पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में पराली जलने से दिल्ली की हवा और खराब हो जाती है। दिल्ली की सड़कों पर लाखों गाड़ियां दौड़ती हैं, जो वायु प्रदूषण का बड़ा कारण है। लगातार हो रहे निर्माण और उससे उड़ने वाली धूल भी प्रदूषण को बढ़ा रही है। दिल्ली के प्रदूषण से निपटने में सरकार के साथ साथ आम जनता का भी बड़ा रोल है। हर व्यक्ति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और कार पूलिंग को बढ़ावा दें। घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और घर में एयर प्यूरिफायर्स का इस्तेमाल करें। गैर जरूरी यात्राओं को टालें और जहां मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम करें। प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ग्रैप लागू किया जाता है। इसके कई चरण होते हैं। पहला चरण जन जागरूकता अभियान, दूसरा सड़कों की सफाई और पानी का छिड़काव, तीसरा चरण कंस्ट्रक्शन पर रोक और वाहनों पर प्रतिबंध, चौथा चरण कृत्रिम बारिश, स्कूल और दफ्तरों का समय बदलने जैसे उपाय इसमें शामिल हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि हालत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो ऑड इवन फॉर्मूला पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी जागरूकता कैंपेन चलाए जाएंगे। दिल्ली का प्रदूषण हर साल एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरता है, लेकिन इससे निपटना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमें अपनी आदतों में बदलाव लाना होगा। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना होगा और प्रकृति की देखभाल भी करनी होगी। जब तक सरकार और जनता साथ मिलकर काम नहीं करेगी, दिल्ली की हवा को साफ करना एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं।
स्वागत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर डी साहा सर का, जो कि पूर्व एडिशनल डायरेक्टर हैं CPCB के, और हमारे साथ हैं विवेक चट्टोपाध्याय, सीनियर प्रोग्राम मैनेजर एयर पॉल्यूशन कंट्रोल CSC से जुड़े हुए हैं। आपका भी स्वागत है चट्टोपाध्याय साहब, आपसे ही चर्चा की शुरुआत में कर रहा हूं। एक बार फिर दिल्ली का आकाश, यूँ तो जो हालत दिल्ली की हो गई है, मुझे लगता नहीं कि दिल्ली वालों को याद भी होगा कि आखिरी मर्तबा उन्होंने कब दिल्ली का नीला आकाश देखा था। लेकिन क्या चट्टोपाध्याय साहब, मामला इतना बिगड़ चुका है हाथ से कि अब दिल्ली वालों को बस अपनी ये नियति ही मान लेनी चाहिए, या अभी भी कुछ उम्मीद करें कि कहीं पर जो लूप होल्स हैं उन्हें पाटा जाएगा, जहां जहां दिक्कतें हो रही हैं उन्हें दुरुस्त किया जाएगा, या नियति मान लें चट्टोपाध्याय साहब? जो सर्दियों के मौसम का जो दूसरा नाम हो गया है वो प्रदूषण का मौसम हो गया है। ये नहीं होना चाहिए। सर्दियां भारत के लिए ही यूनिक नहीं है, भारत में ही नहीं आती, विश्व के कई देशों में आती है। और वहाँ प्रदूषण पहले बहुत ज्यादा होता था। उन्होंने काफी प्रयासों के बाद आज की तारीख में हवा उन्होंने साफ की है। तो कई अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं विश्व भर के। तो हमारे यहाँ स्थिति यह है कि सबसे कठिन स्थिति यह है कि लैंड लॉक्ड है पूरा एरिया। एक तरफ हिमालयाज है, फिर विंध्याचल के पर्वत हैं, फिर एक तरफ डेजर्ट है, अरावली की श्रृंखला है, वो हमें प्रोटेक्ट करती है डेजर्ट से। परंतु ये एरिया ऐसा है कि यहाँ सर्दियों के वक्त हवा बिल्कुल स्थिर हो जाती है। तो प्रदूषण जो भी हमारा हो रहा है, एक तो शहर इतना ज्यादा फैल गया है, और चूंकि ये एक राजधानी का क्षेत्र है, तो हालांकि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोटराइजेशन अगर आप बात करें, या कमर्शलाइजेशन बहुत तेज गति से हो रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ के जो प्रदूषण नियंत्रण के जो उपाय हैं और भी हमें सख्त करने होंगे, और वो हो रहा है। परंतु वो जो इम्प्लीमेंटेशन की जो रफ्तार है वो समस्या को टच नहीं कर पा रही है। तो डेफिनेटली वो कमी ये है। जो आपने ज्योग्राफिकल काफी- कॉन्स्ट्रेंट की बात करी, देखिए ये पिछली मर्तबा हमने इस पर एक अलग से शो भी किया था, और उसमें हमें बताया गया था कि बेसिंग लाइक टोपोग्राफी है दिल्ली की, लिमिटेड एयर फ्लो है। अगर आप एवरेज विंड स्पीड ड्यूरिंग विंटर्स देखें, आपने बिल्कुल सही कहा, एकदम स्थिर सा हो जाता है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से ही यहाँ पर एवरेज स्पीड जो है विंड की रिकॉर्ड की जाती है। मॉनसून्स में जबकि अगर आप देखेंगे तो 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम जब जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट हमें मालूम है, अगर हमारे सामने ये सरप्राइज के रूप में है तब तो हम ठीक है, लेकिन हमें दशकों से मालूम है कि ये इंडो गैंजेटिक प्लेन, बॉर्डर अरावली हिल, साउथ वेस्ट, इधर हिमालय इन द नॉर्थ, ये हमें पूरा मालूम है ज्योग्राफी का। हमारी पॉलिसीज उस तरह की क्यों नहीं है? हमारी पॉलिसीज देखिए, एक बहुत बड़ा जो हम देखते हैं कि एक तरह का अनदेखी हम करते हैं कि समस्या को हम भूल सा जाते हैं ये सर्दियों के पहले। तो उसके पहले आप देखिएगा कि जो उपाय होने चाहिए, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देता हूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही। अगर उसे हम समझे कि 10,000 का टारगेट 1998 में तय किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सलाह से ये आदेश पारित किया था। आज की तारीख में भी हमारे पास उतनी बसें नहीं है, 7,600 या 700 बसें हैं। एनसीआर की बात अगर करें तो कनेक्टिविटी, मेट्रो के अलावा कोई अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है। तो आप सेक्टर बाय सेक्टर भी अगर आप लें प्रयास को, तो वो हम देख नहीं पाते हैं। पावर प्लांट्स में हमने दिल्ली में गैस बेस्ड पावर प्लांट किया है, परंतु हमारे आसपास के जितने सारे 13 पावर प्लांट्स हैं उनको हमें क्लीन फ्यूल में कन्वर्ट करना है। हम बात करते हैं कि घरेलू जो ईंधन होता है, एलपीजी का बढ़ावा मिले, सरकार इसमें प्रयास भी करती है, परंतु उसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये एक, और इंडस्ट्रीज के लिए खास एक बात बताना चाहता हूं कि नेचुरल गैस को जीएसटी के तहत क्यों नहीं लाया गया। कोयले को जीएसटी के तहत लाया गया है। नेचुरल गैस में डबल टैक्सेशन हो रहा है, कैस्केडिंग टैक्सेशन हो रहा है, जिससे उसकी कीमत ज्यादा पड़ रही है इंडस्ट्रीज को। तो अगर हम ये स्वच्छ ईंधन की ओर, अच्छी टेक्नोलॉजी की ओर, अच्छे मानकों की ओर अगर प्रयास नहीं करेंगे,
तो हमारे ये जो प्रदूषण के जो स्रोत हैं वो साफ नहीं होंगे, ये हमें समझना होगा। गार्बेज एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, पूरा शहर गार्बेज से पटा हुआ नजर आता है। आप कहीं भी जाइए, बड़े बड़े पहाड़ भी हैं और सड़कों में भी गार्बेज है। तो ये जो हम देखते हैं कि ये चीजें नहीं हो रही, इसका कारण ये है कि हमारे सेक्टोरल उपाय साल भर सही नहीं चलते हैं, इसलिए वो सर्दियों में हमारे फेल नजर आते हैं। और ये दिल्ली की समस्या नहीं है, पूरे एनसीआर की है, उसके बाहर की भी है। परंतु दिल्ली एक तस्वीर दिखाता है देश की, और अगर देश की तस्वीर, अगर राजधानी स्वच्छ नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी छवि भी बाहर खराब होती है। और स्वास्थ्य तो एक बड़ी गंभीर समस्या है कि कई साल जो है, 11 साल बताया जाता है कि एक व्यक्ति की आयु जो होनी चाहिए वो कम हो जा रही है। बच्चों में दुष्प्रभाव जो इतना देखा जा रहा है, एब्सोल्युटली सर, केंद्रीय प्रदूषण। एब्सोल्युटली सर, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, बच्चे बूढ़े, पेड़ पौधे, जानवर, जंतु, जीव, हर किसी पर इसके विपरीत प्रभावों के तमाम आंकड़े पटे पड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद कहां पर चूक रह जाती, डॉक्टर साहब कहां पर चूक रह जाती है सर? पॉलिसीज के लेवल पर पॉलिसीज तो बन रही हैं, ग्रैब भी है आपके पास, PM 2.5 को घटाने का आपके पास एक्शन प्लान 2016-17 से है, उसका आज तक क्या हुआ किसी को नहीं पता। हर बार आता है साहब कि हम जो स्टबल बर्निंग के स्टेट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, मेजर इंडस्ट्रियल हब जो हैं आपके आसपास, फरीदाबाद है, गाजियाबाद है, वहाँ पर हम व्हीकल ट्रैफिक विद इन दिल्ली ऑल्सो हम कम करने की कोशिश करेंगे। ये सब ऐसा लगता है सर ये ख्याली पुलाव हैं या हवाई बातें हैं? ऐसा क्यों सर? ये इतनी निराशाजनक स्थिति क्यों है सर? कहाँ चूक रह जा रही है? पैसे की कमी है, इच्छा शक्ति की कमी है, किस बात की कमी रह जा रही है सर? बहुत सारे सवाल आपने कर दिया। बात यह है कि आपने पहले ही बता दिया था कि इट हैज सीजनल फेनोमेनन। तो विवेक ने तो और क्लियरली बोले प्रदूषण सीजन भी बता दिया। सच में इट्स रियली एन इशू फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए एक कंसर्न की बात है। गैस चैम्बर तो बनी जाता है, ग्रैब भी इंटीग्रेशन है, आपने बताया कोऑर्डिनेशन का भी अभाव है, एमिशन कंट्रोल भी हम करते हैं, टीम भी बनाते हैं, पीपल पार्टिसिपेशन भी हम लोग मांग करते हैं, चैलेंज भी हम लोग रखते हैं। और जैसे ही ये सब प्रदूषण सीजन का सब कार्यकलाप है, दीज आर द एक्शन पॉइंट्स फॉर मिटिगेशन इश्यूज। नाउ द थिंग इज दैट एक चीज हम लोगों को समझना जरूरी है। देखिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट बोलिए, सब मिलके प्रयास तो कर रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वी हैव टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स आल्सो। एक चीज हमें करना पड़ेगा, देखिए जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स का कोई मेडिसिन नहीं है, वी आर हेल्पलेस। और जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट ऐसे है कि हवा इट बिकम्स काम, देयर इज नो मूवमेंट इन द एयर। मैं बार बार जो हर चीज को मैं बता रहा हूं कि ये एयर का मूवमेंट ना होने के कारण जो डिस्पर्शन होना चाहिए था, जो डाइल्यूशन होना चाहिए था, ये कंपैक्शन ऑफ द एयर, हाई प्रेशर जोन जो बन जाता है, इसके बारे में शायद हम लोगों को और जागरूक करना चाहिए और अलार्म सिस्टम का तैयार करना चाहिए। इस घंटे से इस घंटे तक ये सब चीजें विपद सीमाओं के ऊपर रहेंगे, तो आप क्या क्या कर सकते हैं वो करिए, ये मत करिए, वो मत करिए, वो भी जैसे बताना है, वो लोगों को कंफर्ट जोन में रखना है। देखिए, पॉलिसी हम लोग को जो बनाते हैं, किसके लिए पॉलिसी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक के लिए पॉलिसी बनता है, पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए बनता है, पब्लिक का हेल्थ प्रोटेक्शन के बनता है, पब्लिक का प्रॉपर्टीज प्रोटेक्शन के लिए बनता है। लेकिन एक चीज तो है, ग्रैब में सब कुछ रखा गया है, लेकिन the infrastructure required for the protection of the public health and its assessment, probably ये वाला पार्ट ग्रैब में अभी भी एक लैकुना है जिसको जोड़ना चाहिए, ताकि डॉक्टर भी उतना ही भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे और हेल्थ की समय समय पर जांच करे।
बट अगेन विवेक सर, ने बहुत अच्छी चेक बताया। डॉक्टर साहा, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, डॉक्टर साहा, आपने देखिए, आपने बिल्कुल बात कही, आपने बोला कि अप्रिशिएट भी किया जाने पॉलिसी लेवल पे जितने एफर्ट्स हैं। मैं सर इस समय माफ कीजिएगा, मैं अप्रिशिएट कर पाने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि मेरे पास इंप्लीमेंटेशन से जुड़े हुए दो इंपॉर्टेंट डेटा हैं। वन इज ऑब्जर्वेशन ऑफ 2022 CAG रिपोर्ट, जिसमें आपने कहा था कि साहब हम स्टबल बर्निंग को रिड्यूस करने के लिए क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीन्स को सब्सिडाइजेशन करेंगे, उसका आपने पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन किया, लेकिन हुआ क्या, सिर्फ 25% जो मशीन्स हैं वो पंजाब और हरियाणा में डिस्ट्रीब्यूट हो पाई, वो बाकी क्यों नहीं हो पाए आई डोंट नो। अब इसमें ना जनता का दोष है, इसमें ना किसी और का दोष है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के मैंडेट के बावजूद स्टबल बर्निंग का इन्फोर्समेंट करने की जिम्मेदारी किसकी थी, वो एजेंसीज की थी। क्या वो इन्फोर्समेंट हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में 2023 में बैन के बावजूद 65,000 फार्म फायर इंसिडेंट्स हुए सर। अब आप इसमें बताइए कि इसमें कहां जनता आ जाएगी, इसमें कहां जागरूकता आ गई? ये तो प्योर इंप्लीमेंटेशन का स्थिति है सर, इन्फोर्समेंट का स्थिति है। इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन फेलियर। देखिए एक्सेप्ट साथ साथ देखिए हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी जैसे अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां जहां फेल हो रहा है वो भी पॉइंट हमें हाईलाइट करा। मैं कभी नहीं बोल रहा हूं कि दबाने का, छुपाने का, ऐसे कभी नहीं बोल रहा हूं। जो एक्शन प्लान फॉर द विंटर, प्री विंटर से राइट फ्रॉम दीपावली या सितंबर से जो हमें काम करना चालू कर देना चाहिए। Probably all the time we missed out this time. All the time मैं देखता रहता हूं कि सितंबर से जो हमारे मैंने एक इंच को प्रोटेक्शन करना, एक कार्रवाई को लागू करना, ये जो हमारा काम होना चाहिए था, ये हर साल देखता रहता हूं ये मिसिंग हो जाता है। कम से कम जो एक्शन प्लान हमने बनाया उसका कम से कम इम्प्लीमेंटेशन ऑन द ग्राउंड, क्योंकि हमारा मेन काम है एमिशन कंट्रोल ऑन द ग्राउंड। हम लोगों को आसमान में नहीं जाके झाड़ू तो लगाना नहीं है, तो आसमान में क्या नहीं करके ग्राउंड में हम क्या क्या कर सकते हैं, चाहे स्टबल बर्निंग हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल सर, यानी चाहे एमिशन कंट्रोल। आपने बात बहुत सही बोली। दरअसल ये बात नारे की तरह इस्तेमाल होनी चाहिए कि आपको अगर दिल्ली का आसमान ठीक करना है तो ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा, धरती पर। दिक्कत यही है, बातें हवाई बहुत हो रही हैं, ग्राउंड पर काम जितना होना चाहिए संभवतः उतना नहीं। मेरे साथ डॉक्टर विवेक नांगिया भी जुड़ चुके हैं, हेड हैं पल्मोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं। ब्रेक पर आते ही मैं डॉक्टर नांगिया के पास आऊंगा और उनके ऑब्जर्वेशंस देखेंगे कि अगर हमने हालात ऐसे ही रहने दिए सरकारी स्तर पर, तंत्र के स्तर पर, जिस भी स्तर पर, तो हम कितने बड़े खतरे में जानों को डाल रहे हैं दिल्ली की और आसपास की। छोटे से ब्रेक के बाद डॉक्टर नांगिया और हमारे दोनों मेहमान बाकी, उनसे भी चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए डॉक्टर विवेक नांगिया का रुख करते हैं, हेड पल्मोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर नांगिया, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपके पास आपके ऑब्जर्वेशंस में किस तरह के पेशेंट्स आजकल ओपीडी में आ रहे हैं और किस किस तरह के खतरे इस दम घोटू हवा के बाद वहां पर उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं सर? देखिए क्या है कि अब तो जैसे ये जो बाहर का एयर पोल्यूशन लेवल्स हैं, ये तो एक मेरे को लगता है जैसे सालाना फीचर बन गया है हमारी ज़िंदगी का। हर साल इन महीनों में एयर पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो पहले जो मरीज़ आया करते थे वो यूजुअली ये कहा करते थे हमसे कि डॉक्टर साहब खांसी नहीं जा रही, आपको क्या लगता है क्या कारण है? तो हमें उनको समझाना पड़ता था कि ये प्रदूषण की वजह से है। किंतु अब जो मरीज़ आते हैं वो एंटर करने से पहले ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब जब से प्रदूषण हुआ है शुरू, तब से हमारी खांसी ठीक नहीं हो रही है। सो हमें जो आजकल देखने को मरीज़ मिल रहे हैं वो 3 प्रकार के मिल रहे हैं। एक वो जिनके ऑलरेडी कोई लंग की प्रॉब्लम है, जैसे कि एज़मा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, जिनको खांसी होती है और वो ठीक नहीं होती है। काफ़ी दिन लग जाते हैं उनकी खांसी ठीक होने में, उनको सांस की तकलीफ़ हो रही है, नेबुलाइजर्स देने पड़ रहे हैं, कुछ लोगों को स्टेरॉइड्स भी देने पड़ रहे हैं। दूसरा वर्ग वो है जो लोग जिनको पहले कभी कोई सिम्टम नहीं रहा है और पहली दफ़ा वो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि खांसी शुरू हुई थी, शुरू तो एक वायरल इन्फेक्शन से हुई थी, पर खांसी बिल्कुल कंट्रोल में ही नहीं आ रही है उनकी। और तीसरे वो हैं जिनकी खांसी होने के बाद कितनी भी आप दवाइयाँ दे दीजिए फिर भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्योंकि प्रदूषण लेवल किसी लेवल पे कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा है उनसे।
एक्सपोजर नहीं कंट्रोल हो रहा है, वो कांस्टेंट उनको बार बार बाहर जाना पड़ता है और उस वजह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। सो ये तो हुए लंग रिलेटेड प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं, किंतु जो प्रदूषण है इसका इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है हमारे सेहत के ऊपर। इसके बारे में जब 1952 में सबसे पहले लंदन में स्मॉग पाई गई थी, अगर आप उस ज़माने की फ़ोटोज़ देखें तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हमें आजकल मीडिया में फ़ोटोग्राफ्स देखने को मिलती हैं या हमें एक्चुअली बाहर निकल के देखने को मिलता है। ऐसी ही धुंध थी, बिल्कुल धुआं धुआं सा था चारों तरफ। जब सिर्फ 3 दिन में 5 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच में ऑलमोस्ट 4000 डेथ्स उन्होंने लेबल कर दी थी सिर्फ प्रदूषण की वजह से। सो अब जो हम देख रहे हैं, जो स्टडीज़ भी आ रही हैं, उनसे ये तो 100% श्योर है कि हमारी जो एवरेज सर्वाइवल ईयर्स हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। जो हमारा लाइफ स्पैन है वो कम होता जा रहा है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। कोई स्टडी कहती है 2 साल से कम हो गए हैं, कोई स्टडी कहती है 10 साल से कम हो गए हैं। सो वेरिएशन है, किंतु ये फॉर श्योर है कि स्टडीज हमारा जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कम होता जा रहा है प्रदूषण की वजह से। एब्सोल्युटली। दूसरा जो होता है कि जो भारी पार्टिकल होता है उससे तो सिर्फ आपको खांसी, जुकाम, नज़ला, आंखों में बर्निंग ये सब होता है, किंतु जो छोटे वाले पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जो 2 माइक्रोन से भी कम होता है और जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं वो सीधा हमारे लंग्स के अंदर एंटर करके वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब होके उसकी वजह से पूरे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हो सकते हैं, ब्रेन हैमरेज हो सकती है, हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, कैंसर्स कई प्रकार के हो सकते हैं। लंग कैंसर तो होता ही होता है फॉर श्योर। इनफैक्ट प्रदूषण का जो इम्पैक्ट है वो बच्चा जब भी पैदा भी नहीं हुआ है, जब भी सिर्फ गर्भ में ही है, तब से उनकी लंग्स की डेवलपमेंट में इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। यानी कि जो लोग दिल्ली की आबो हवा में फिर सांस ले रहे हैं उनकी ज़िंदगी तो ख़तरे में है ही। जिस ज़िंदगी ने अभी जन्म भी नहीं लिया है, जो अभी माँ की कोख में पल रहा है, ख़तरा वहाँ तक जा चुका है। स्थिति ये है विवेक जी, ऐसी कोई चीज़ जो हो सकती हो और हो नहीं पा रही हो। देखिए, एक जो कोऑर्डिनेशन है हमारे यहाँ, रीजनल फ्रेमवर्क जो है वो अभी तक लीगली अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है। हालांकि इंडो गैंजेटिक प्लेन में स्टडी की गई है और एनजीटी ने आदेश भी दिया था कि आप बताइए कि इस राज्य का कितना कंट्रीब्यूशन है, पर कौन सा राज्य कैसे कम करेगा, ये इसका एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का फैक्टर नहीं है अभी। उसी के लिए अभी कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट स्थापित किया गया है कि वो रीजनल लेवल में कोऑर्डिनेट करे। परंतु ये जो तंत्र है वो हम डेवलप करना होगा। हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से मॉडलिंग एक्सरसाइज हमें अच्छी करनी होंगी। अगर आप अभी का आंकड़ा देखें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का, वो ये बताता है कि दिल्ली के क्या क्या स्रोत हैं, परंतु जब एनसीआर के स्रोतों की बात आती है वहां आप सिर्फ शहर दिखाते हैं, उसके बाहर का डेटा भी अवेलेबल नहीं होता। तो सेक्टर बाय सेक्टर और हर सिटी में जब हम काम करेंगे तब उसका प्रभाव हमें पूरे क्षेत्र में दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सिटी हर लेवल पे आपको काम करना होगा। डॉक्टर साहा, कोऑर्डिनेशन जिसका जिक्र चट्टोपाध्याय साहब ने भी किया, कोऑर्डिनेशन, चलिए मान लिया कि हरियाणा में अलग सरकार है, दिल्ली में अलग सरकार है, पंजाब में अलग सरकार है। हालांकि अब तो दिल्ली और पंजाब में एक ही सरकार है, बट बहरहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि साहब कोऑर्डिनेशन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि राजनीतिक प्रॉब्लम्स हैं, डिफरेंसेस हैं। बट सीपीसीबी जैसे संस्थान है सर, ये तो राजनीति से कोसों दूर हैं। यहाँ पर तो ऑफिसर टू ऑफिसर कोऑर्डिनेशन हो ही सकता है, स्टेट वर्सेस सीपीसीबी के ऑफिसर्स। वहाँ पर क्या बात ऐसी रह जाती है सर कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, सिर्फ नेताओं की ही चलती है सर? क्या आप लोगों का विवेक और वगैरह उस वक्त कहाँ जाता है? कोऑर्डिनेशन में क्या इस्तेमाल नहीं हो सकता? नहीं, देखिए, एक चीज है विवेक का, सबसे बड़ी जो चीज मैं बोलना चाहता हूँ वो विवेक है स्टार्टेड टेलिंग जी कि हमारे पास इंच बाय इंच जो एमिशन इन्वेंटरी होना चाहिए था वो अभी तक नहीं है। हमारे पास जो एक्शन प्लान बना है ओवर द इयर्स, हाउ मच वी हैव कर्टेल्ड द एमिशन, दैट डाटा वी डोंट हैव। क्या हम कम करने के बाद कितना एमिशन कम हुआ, कौन सा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करने पर कितना एमिशन कम हुआ, वो इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। वो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, क्या काम हम लोग मतलब पानी छिड़का रहा है, ये कर रहा है, ड्रोन लगा रहा है, ये सब काम हमारे पास है। एक्चुअली सेक्टर बाय सेक्टर
जो विवेक ने बहुत अच्छे, ग्रीड बाय ग्रीड जिसको हम साइंटिफिक में बोलते हैं, उसका एमिशन क्या है, एमिशन का टाइप क्या है, उसमें टॉक्सिसिटी लेवल कितना है, और उसमें हमारा जो एक्शन प्लान है वो एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करने पर कितना लोड कम हुआ है। क्योंकि अल्टीमेटली व्हाटएवर हम लोग जो आसमान में देख रहे हैं, ये जो वातावरण में देख रहे हैं, ये कोई ऐसा मंत्र है सर जो किसी को नहीं पता, सिर्फ आप ना एक्चुअली विवेक ने और अच्छी हाँ विवेक जी और एक अच्छी चीज पता है, अनटिल एंड अनलेस दी मॉडलिंग से हमें जब तक करेक्ट आउटपुट नहीं मिलेगा, हाँ। तब तक हमारा पॉलिसीज ठीक ठाक नहीं बन सकता। नहीं, मेरा संक्षेप में सर, मेरा सिंपल एक सवाल है। विवेक ने अपने अध्ययन के हिसाब से ये सजेशन दिया, मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिसी में बैठे हुए बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े तंत्र में बैठे हुए लोग क्या विवेक के इस सजेशन से अनभिज्ञ हैं? उनको नहीं पता है कि ऐसे काम हो सकता है? ना सब। अब आप ये बताइए, दिल्ली एनसीआर में किस टाइप का वर्क नहीं किया गया आज तक? हाँ। कौन सा इम्प्लीमेंटेशन वर्क नहीं किया गया आज तक, बताइए। वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसा खर्चा किया गया है दिल्ली एनसीआर को बचाने के लिए, सबसे कड़े कदम उठाया गया, इंडस्ट्री को शिफ्ट किया गया, क्लीनर फ्यूल लाया गया है जी, ईवी सबसे ज्यादा चल रहे हैं, मेट्रो सबसे एफिशिएंटली चल रहे हैं, फिर भी हम लोग क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं? क्यों हम पब्लिक का हेल्थ को प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है? उसी के ऊपर रिसर्च होना चाहिए, उसी के ऊपर सबको एक टेबल पे बिठाकर कौन कितना एमिशन कंट्रोल कर रहा है, कौन सा पॉलिसी से हमारा एमिशन कितना कंट्रोल होगा, कितने दिन में कमीशन होगा। ये बड़ी आयरनी है सर, ये बड़ी आयरनी है कि आज जो सवाल आप छोड़े जा रहे हैं इस शो के आखिर में, वो सवालों का जवाब खोजने के लिए ही इस चर्चा का आयोजन किया था। आयरनी ये है कि चाहे वो मीडिया में चर्चा हो, चाहे वो सरकारों के स्तर पर चर्चाएं हो, तंत्र के स्तर पर चर्चाएं हो, आखिर में सिर्फ सवाल ही रह जा रहे हैं। न जाने कितने दशकों से जवाब मिल नहीं रहा। वो कहते हैं ना कि डोर उलझा रहा हूं लेकिन सिरा मिलता नहीं। सबकी यही हकीकत है कि हर कोई डोर को सुलझाना चाहता है लेकिन सिरा कोई पकड़ नहीं रहा। अब उम्मीद करते हैं कि एक सिरा किसी की पकड़ में कभी ना कभी तो आए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने बड़े वैल्यूएबल इनपुट्स दिए। थैंक यू सो मच विवेक चट्टोपाध्याय साहब, डॉक्टर डी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, डॉक्टर नांगिया थैंक यू सो मच सर। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। नमस्कार।